तो कैसे हैं आप सब। आज का पेपर देख के तो लग रहा होगा आपको, इससे का पेपर देखा होगा आप लोगों ने, तो खुशी तो हुई होगी ना। देखिए, याद करिए जिस दिन मैं पीएसआईआर की फर्स्ट क्लास ले रहा था, ओरिएंटेशन क्लास चल रही थी, उसी समय मैंने कहा था कि एसए का जो रॉ कंटेंट है वो मैं आपको इस ऑप्शनल के दौरान दे दूंगा। आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे आर्टिकुलेट करते हो, कैसे कन्वर्ट करते हो, क्या कन्वर्जेंस किस लिमिट तक आप अपने आप से कर ले जाते हो उसको एसए में। और आज का पेपर उस बात का प्रमाण भी, आज का पेपर उस बात को सिद्ध भी कर देगा कि क्योंकि जितने भी एसए आए हैं, 8 एसए हैं टोटल, और 8 को उठा के देखिए तो 5 से 6 एसए ऐसे हैं जो एज इट इज कोटेशन है किसी फिलोसफर के, किसी हिस्टोरियन के, किसी मैथमेटिशियन के, एज इट इज उठा के उन्होंने क्या किया है, पूछ लिया है आपसे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो हमारा जो पाश्चात्य चिंतक वाला जो सेगमेंट है, भारतीय चिंतक का जो सेगमेंट है, भारतीय धर्मशास्त्रों का जो सेगमेंट, आप उनको देखेंगे ना तो आपको वहां से समझ में आएगा, हाँ सर ये लाइन तो यहां से उठाई गई है, या सर इस बात को यहां पे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए ज्यादा इन नटसेल थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीजें हमको मिल सकती हैं, क्या क्या एसए में है, क्या एसए का नेचर कैसा है, और कैसे कैसे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा हेल्प कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें चलते हैं। तो जो पहला एसए है आपका, क्या है, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। अगर आपको जो है ये, हालांकि बहुत लीस्ट नोन हिस्टोरियन है, फिलोसफर हैं, इनको बहुत कम, क्यों कम लिखा भी, कम पढ़ा भी, लेकिन जहां भी इन्होंने, ट्यूनिशिया के फिलोसफर हैं इब्न खल्दून, इब्न खल्दून की ये लाइन है, एज इट इज लाइन है ये, जिसको उठाया है यूपीएससी ने आपके एसए के लिए। पूछना क्या चाह रहा है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे पर्यावरणीय चिंता जानना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आपसे अति भौतिकतावाद के परिणाम जानना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो मनुष्य की अपनी सीमाओं से लांघकर प्राकृतिक वस्तुओं के संरक्षण और शोषण को जानना चाह रहा है। क्योंकि जंगल में तो वो क्षमता है कि वो हमारा पालन पोषण भरण पोषण कर दे। जंगल में अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा छूट भी जाए तो हो सकता है वो मोगली की तरह पल जाए, क्योंकि वो शुरुआत है, उसके अंदर क्षमता है कि वो आपको प्रश्रय दे दे, आपको भोजन दे दे, आपको आश्रय दे दे। लेकिन ये क्षमता रेगिस्तान के बाद नहीं है। रेगिस्तान अवशेष बचेगा हमारी मानवीय यात्रा के बाद, जो हम यात्रा करेंगे, ये जो मनुष्यता की यात्रा के बाद जो फल बचेगा वो रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान का मतलब यहां बंजर से है कि हम विकास के नाम पर, अंधे विकास के नाम पर दौड़ पर में ऐसे कंक्रीट के महल खड़ा कर देंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, रेगिस्तान, जहां पे नवोवेश नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा, एक सैचुरेटेड लेवल होगा। मनुष्य की जब शुरुआत होगी, मनुष्यता की शुरुआत होगी, तो मनुष्य जंगलों से कंदमूल फल खाएगा, जंगलों से अपने लिए लकड़ियों से घर बनाएगा, जंगलों के जीवों के साथ वो अपने सुरक्षा को सीखेगा, जंगल से। कहने का मतलब है कि सारी क्षमता जंगल के अंदर व्याप्त है। लेकिन वही मनुष्य जब उसके अंदर एक समाज के नाम की एक व्यवस्था जन्म ले लेगी, तो समाज को सुदृढ़ करने के नाम पर हम क्या करेंगे, हम फिर इन्हीं जंगलों का शोषण शुरू कर देंगे, एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देंगे। तो इन्हीं जंगलों को काट कर हम क्या करेंगे, हम इनको रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित कर देंगे। कहने का मतलब इसके सामाजिक पक्ष भी आप देख सकते हैं, आर्थिक पक्ष भी इससे जोड़ सकते हैं, इसको सामाजिक आर्थिक पक्षों से आप जोड़ के देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि सभ्यताएं
क्या होती है? सभ्यताओं का एक विकास का एक क्रम होता है। तो जो सभ्यता जंगल के साथ शुरू होगी, वो एक समय बाद किसमें परिवर्तित हो जाएगी? अपने शोषण के कारण, अपनी आर्थिक दोहन क्षमता के कारण वो बाद में रेगिस्तान बनाकर छोड़ देगी। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का महत्व जोड़ सकते हैं आप, इसमें मानवीय विकास और पतन की यात्रा को लिख सकते हैं आप, इसमें इतिहासों की पुनरावृत्ति लिख सकते हैं कि जब एक मनुष्य अपनी यात्रा शुरू करता है तो नैसर्गिक रूप से यात्रा शुरू करता है, प्राकृतिक अवस्था से शुरू करता है। और प्रकृति, अरस्तु की बात याद करिए कि प्रकृति ने सभी को समान दिया है, सारी उपलब्धता सभी के लिए समान है। यही बात जब आगे जॉन लॉक के शब्दों में पढ़ेंगे तो कहेंगे प्रकृति ने सबके लिए उपलब्ध कराया, जिसने जितना श्रम डाला प्रकृति में उसने उतनी संपत्ति बना ली। लेकिन अब आप यहां एक चीज ये देखिए कि प्रकृति सिर्फ मनुष्य की नहीं है, प्रकृति में तो सभी का अधिकार है। मनुष्य भी एक एनिमल है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। अरिस्टोटल को क्या कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ही है। तो वो सामाजिक समाज के नाम पर उसने क्या कर दी? जंगलों की भी व्यवस्था को क्या कर रहा है? समाप्त कर दे रहा है। क्योंकि जंगल की भी अपनी एक अलग व्यवस्था है जो प्राकृतिक रूप से है। और बाद में अति भौतिकता, अति महत्वाकांक्षा, जिसने मनुष्य को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाया है, सबसे ज्यादा हिंसक बनाया, सबसे ज्यादा भूख पैदा की, वो है एक शब्द स्टोरेज। ये प्रकृति का दोहन अपने लिए तो कर ही रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दोहन कर रहा है, उनके भी हिस्से का दोहन कर जा रहा है। तो ये बेसिकली आप इसको प्राकृतिक संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, एसडीजी गोल से, फंडामेंटल ड्यूटीज से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड्स। ये विंस्टन चर्चिल की एज इट इज लाइन उठाकर यूपीएससी ने दे दिया। एज इट इज लाइन है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि भविष्य के साम्राज्य, फ्यूचर का जो एम्पायर होगा वो किसका होगा? माइंड का होगा। माइंड का मतलब, कहने का मतलब क्या है? माइंड का कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन का होगा। माइंड का कहने का मतलब है कि जिसके अंदर नवाचार होगा, इनोवेशन होगा। याद करिए वो दौर जब सामुद्रिक यात्राओं का दौर शुरू हुआ तो यह कहा जा रहा था कि दुनिया पे वही राज करेगा जो समुद्रों की लहरों पर राज करेगा। पुर्तगीज नारा लगा रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनके अंदर, उनके मस्तिष्क में क्या है? उनके मस्तिष्क में इनोवेशन है, नवाचार है, उनके मस्तिष्क में नए नए विचार हैं। क्योंकि विचार नहीं आएंगे तो किसी कार्य की करने का लक्ष्य हमारे पास नहीं आएगा। क्योंकि जो कुछ भी आप देखिए, कहते हैं रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। विचार जो वास्तविकता में दिख रहा है ना, वो क्या है? वो उन्हीं
विचारों की छाया है जो आपके मस्तिष्क में आई। यदि किसी व्यक्ति के मन में, इस बात को गांधी जी से जोड़ दीजिए, गांधी जी कहते थे कि क्रांति किसी व्यक्ति के हृदय से पैदा होती है। किसी एक व्यक्ति का अपना विचार होता है, बाद में जब समान अनुभूति होती है, समानुभूति होती है, तो क्या होता है, उस धीरे 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 विचार का विस्तार होने लगता है और एक क्रांति के रूप में व्यवस्था परिवर्तित करने लगती है। कहने का मतलब यह है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, थॉट, विचार। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के जितने भी फिलोसफर लिबर्टी पे बात करते हैं, वो किसको, वो सबसे ज्यादा लिबर्टी में थॉट के लिबर्टी पर फोकस करते हैं। जेएस मिल को उठाइए, जेएस मिल क्या कहते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता असीमित होनी चाहिए, विचार असीमित होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं विचार तीन ही तरीके से प्रकट हो सकते हैं। पहला, या तो सत्य होगा, दूसरा या तो असत्य होगा, और तीसरा या तो आंशिक रूप से सत्य होगा या तो आंशिक रूप से असत्य होगा। तो कह रहे अगर ये सत्य होगा तो सत्य को जानने का सभी को अधिकार होना चाहिए, सत्य को तो सामने आना ही चाहिए। और यदि असत्य है तब तो उसे और आवश्यक है कि उसके बाहर लाया जाए, क्योंकि असत्य कभी असत्य नहीं रहता, असत्य भी सत्य के ही रूप में रहता है। क्योंकि जिस दिन यह पता चल जाएगा कि असत्य है, उसी दिन वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए असत्य का सामने आना तो और आवश्यक है। तीसरी बात कि भाई आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है, हो सकता है परिस्थितियों के सापेक्ष हो, और यदि परिस्थितियों के सापेक्ष नहीं भी है तो जब उसका प्रकटीकरण होगा, उसकी व्यवहारिकता आएगी, उसमें प्रैग्मेटिज्म आएगा, तो क्या होगा, असत्य अपने आप समाप्त हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, सत्य बचेगा। इसीलिए वो सनकी व्यक्तियों के विचारों की व्यक्ति तक का समर्थन करता है कि विचारों को ना रोका जाए। यदि विचार सीमित कर दिए जाएंगे, आप सोचिए अगर आज हमारे पास एआई है, आज का टाइम तो पूरा इंफॉर्मेशन वॉर का है, पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन वॉर के, आईटी वॉर के गिरफ्त में है। और ऐसे में अगर किसी के विचारों को कुंठित कर दिया जाए, किसी विचारों को दमन कर दिया जाए, तो कितने थॉट्स अपने आप समाप्त हो जाएंगे। समझ रहे? अब ये देखिए कि अभिज्ञान शकुंतलम, अब देखिए अब यहीं से आप उसको फिलॉसफी से जोड़िए कि अभिज्ञान शकुंतलम में, मेघदूतम में पहली बार कालिदास ने जब लिखा होगा कि मेघ हमारा संदेश लेके जाएंगे, तो उस समय ये थॉट जो है वो क्या रहे होंगे, हास्यास्पद लगते रहे होंगे कि ये कौन सा पागलपना है कि आपके मेघ आपका संदेश लेकर जाएंगे। लेकिन आज के समय में उन्हीं विचारों पर काम हुआ होगा। आज हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम जो है बहुत कॉमन बात है, आज हमारे यहाँ पूरा का पूरा संचार तंत्र ही उन्हीं वायु मेघों के माध्यम से चल रहा है। कहने का मतलब है कि जो आज का विचार है, जिसके मस्तिष्क में विचार रहेगा, वही दुनिया को परिवर्तित करेगा, वही आगे राज करेगा। गैलीलियो के दिमाग में पहले विचार आया होगा कि एवरी पार्टिकल इन अ मोशन, तो उस समय उनका विरोध हुआ होगा। कहने का मतलब यह, लेकिन आज गैलीलियो के बिना क्या हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, सॉरी अपनी जो एस्ट्रोफिजिक्स है, वो संभव है? नहीं है ना। कहने का मतलब है कि यहां ये जो आपका निबंध है वो किससे जोड़ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट से जोड़ रहा है कि विचारों का प्रकटीकरण होना चाहिए। क्योंकि मानसिक क्षमता
आपने देखा कि मानसिक क्षमता सभी क्षमताओं से ऊपर नजर आएगी आपको। बछेंद्री पाल से पहले अगर ये पूछा जाता कि एवरेस्ट बड़ा है या मनुष्य, तो व्यक्ति यही कहता कि नहीं, एवरेस्ट बड़ा है। लेकिन बछेंद्री पाल के चढ़ने के बाद एवरेस्ट छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ऐसे कई आयाम से इसको आप जोड़कर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। हम मनुष्य अपनी यात्रा कर ही प्रसन्नता के लिए रहा है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो प्रसन्नता की ओर ले जाए। आप देखिए कि धरती के प्रत्येक जीव वो मनुष्य की तरह सारी जैविक क्रिया कर सकते हैं सिवाय प्रसन्न होने के। मुस्कुराना, खुश होना, स्माइल करना, ये इकलौता वरदान है जो सिर्फ मनुष्यों को मिला है। ये मनुष्यों का अपना इजाद भी नहीं है, इसे प्राकृतिक रूप से ही मनुष्यों को ईश्वर ने प्रदत्त किया है, प्रकृति ने प्रदत्त किया है। छोटा सा बच्चा भी मुस्कुराता है, प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि प्रसन्नता किसी भी वस्तु, किसी भी व्यवस्था, किसी भी नियम, किसी उपनियम के सापेक्ष नहीं है। प्रसन्नता आंतरिक विषय है। हम अंतर मन से प्रसन्न है तो हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वरना आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाए तो भी क्या है, आप दुखी रहेंगे। भौतिकता के उत्कर्ष पर, भौतिकता के वितान पर ले जाकर आपको बैठा दिया जाए, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं यदि प्रसन्न होने की प्रवृत्ति नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है यदि आपके अंदर विवेक नहीं है तो प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और एटलीस्ट सबसे जो अंतिम लक्ष्य है मनुष्य का, वो प्रसन्न होना ही है। मनुष्य प्रसन्नता 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 की तो बात करता है कि ये हो जाए तो ये मिल जाए, ये हो जाए तो ये हो जाए, क्योंकि प्रसन्नता को वस्तुओं से जोड़ रखा है, उसने भौतिकता से जोड़ रखा है। प्रसन्नता को भविष्य में अर्जित होने वाली कोई उपलब्धि मानता है कि हम ये कर ले जाएंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, जबकि एक मृग मारीचिका है जो संभव ही नहीं है। अगर आपके अंदर आत्म संतुष्टि नहीं है, वर्तमान में जीने की क्षमता नहीं है, तो आप प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये बाहर कहीं नहीं है। आप बाहर कहीं भी खोजेंगे तो बाहर नहीं मिलेगा आपको। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। आपके अंदर की कस्तूरी आपके अंदर है, आपको बाजारों में नहीं ढूंढना है। गुड्स सर्विसेज आपको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। सोने की लंका में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो रावण को प्रसन्न कर ले जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अतिशय भोगवाद है। हेडोनिज्म की, सुखवाद की भावना से, अतिशय सुखवाद की भावना से प्रेरित है। आत्मसंतुष्टि नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। लेकिन वहीं वनवासी राम के अंदर, वनवासी भाइयों के अंदर आत्मसंतुष्टि है। उनके अंदर निर्वासित होने के बाद भी प्रसन्नता है। कहने का मतलब है कि ये जो प्रश्न है आपका, उसको आप जीवन के उद्देश्य से जोड़ सकते हैं, जीवन पद्धति से जोड़ सकते हैं, वर्तमान की महत्ता को जो से जोड़ सकते हैं कि वर्तमान हमें जो जितना हमें फोकस करना है वर्तमान में करना है। क्योंकि भविष्य, अगर आप भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं कि भविष्य को आपने भविष्य लक्ष्य बना रखा है, तो आप ये देखेंगे कि भविष्य भी जब आपसे मिलेगा तो वर्तमान के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका अब ये देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या है कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस।
पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी इसी प्रश्न पर टिकी हुई है। प्रश्न कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी चलायमान है, जो भी सामर्थ्यवान है बौद्धिक रूप से, वो सब यूनान की देन है। पाश्चात्य चिंतक कहते हैं कि वो सब यूनान की देन है। और यूनान का जो फिलोसफर माना जाता है, यूनान की फिलॉसफी का जो प्रणेता माना जाता है, वो माना जाता है सोक्रेटिस, सुकरात। और सुकरात के अंदर क्या है? सुकरात के अंदर है प्रश्न। वेस्टर्न फिलॉसफी से विज्ञान पैदा होगा, इसीलिए फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं कि दुनिया में जितने भी विज्ञान आए वो कहां से आए? वो आए फिलॉसफी से। और फिलॉसफी, और जो वेस्टर्न फिलॉसफी का प्रणेता है सोक्रेटिस, वो कहां से ला रहा है? वो प्रश्न से ला रहा है। प्रश्न, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगी, तो एक शब्द तर्क समाप्त हो जाएगा। और देखिए विज्ञान की नींव ही तर्क पर रुकी हुई है, लॉजिक पर। तो प्रश्न जिज्ञासा पैदा करेगा, विज्ञान उसे समाप्त करेगा। और सिर्फ यूनानी चिंतक को मत देखिए, भारत में आप देखिए, हमारे यहां प्रश्न की कभी मनाही नहीं की गई। आप कठोपनिषद उठा के देखिए, यम नचिकेता संवाद। नचिकेता एक छोटा सा बच्चा यमराज से प्रश्न करता है। आप समझिए प्रश्न की महत्ता देखिए, प्रश्न की महत्ता को लेकर एक पूरा का पूरा उपनिषद है कि जीवन क्या है, मरण क्या है, आत्मा क्या है। यह प्रश्न पूछने का सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। जो कि प्रश्न नहीं होगा तो आप अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आज अगर हम सरकार के 3 अंग के बाद चौथे अंग की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मीडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बाद अगर चौथे तंत्र की बात करते हैं तो मीडिया की बात करते हैं ना। मीडिया के अंदर क्या है? प्रश्न। और दुनिया का बड़ा सा बड़ा तानाशाह किससे डरता है? प्रश्न से डरता है कि प्रश्न ना पूछा जाए। वो आतंक से नहीं डरेगा, हत्याओं से नहीं डरेगा, वो किससे डरेगा? प्रश्न से डरेगा। क्योंकि प्रश्न आत्मा तक को स्पर्श कर सकती है। प्रश्न में वो सामर्थ्य है कि आपकी आत्मा को छू जाए। और दूसरा, प्रश्न को और थोड़ा विस्तार दीजिए। प्रश्न के पास ये सामर्थ्य है, प्रश्न के साथ ये क्षमता है कि प्रश्न को देखकर आप सामने वाले के मानसिक स्तर का पता लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा कह रहा है 2 और 2 4, तो 2 और 2 कितना होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये बहुत बचकाना प्रश्न है, बच्चे ने पूछा है। प्रश्न से अंदाजा लग गया। लेकिन वहीं वो अगर कोई दूसरा बच्चा ब्लैक होल पैराडॉक्स के बारे में पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में यह जरूर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये ग्रेजुएट है या पीजी है या पीएचडी कर रहा है। क्या हुआ? सिर्फ प्रश्न पूछा था आपसे, सिर्फ प्रश्न की चर्चा हुई थी। तो दुनिया में कहीं भी आप देखिए, जहां भी बौद्धिक चेतना है, रही है, वहां प्रश्नों की कभी मनाही नहीं रही है। प्रश्न भूख है मानवता की, मनुष्यता की भूख है प्रश्न। सोक्रेटिस, सुकरात का अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा हो जाया करता था, क्योंकि दिन भर जो कमाता था। आपको सुकरात की कहानी थोड़ी पता होनी चाहिए। सुकरात कोई एजुकेटेड या किसी उसमें पढ़ा हुआ फिलोसफर नहीं है। एक वहां के एक ज्योतिषी ने, एक अपोलो का एक जो देवता है अपोलो, वहां के उनके एक पुजारी ने, एक साधक ने, उससे जब पूछा गया कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है,
तो उसने भविष्यवाणी की थी कि सुकरात एक व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। जब ये बात सुकरात को पता चली तो सुकरात ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या। तो वो यूनान की गलियों में घूम घूम कर क्या करने लगा, बोला ऐसा है तो मुझे तो पहले ये मुझे मेरे अंदर तो पहले क्षमता आ जानी चाहिए कि मैं दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति हूं। तो सुकरात क्या कहेगा? सुकरात प्रश्न करेगा और जब उससे पूछा जाएगा कि ज्ञान क्या है तो कहेगा अपनी अज्ञानता को जान लेना ही ज्ञान है। क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से सुकरात ये समझ चुका होगा या चुका कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूं। ये क्षमता कहां से आई? ये प्रश्न से आई। आप उठा के देखिए आइंस्टीन क्या कहता है। आइंस्टीन कहेगा बेटा कि प्रश्न पूछना ही ज्ञान है, जो ज्ञान की आधारशिला है वो प्रश्न ही है। मैंने जो कुछ खोजा है, मैंने जो कुछ जाना है, मैंने जो कुछ पाया है वो प्रश्नों से ही पाया है। जितना मेरा विज्ञान है उसकी आधारशिला क्या है? उसकी आधारशिला विज्ञान है। यही बात जो गैलीलियो कहेगा, तो कहेगा प्रश्न पूछना और संदेह करना ही, प्रश्न पूछना संदेह करना ही विज्ञान को जन्म देना है। यदि हम प्रश्न करेंगे, संदेह करेंगे, डाउट करेंगे, एज इट इज चीजों को नहीं स्वीकार करेंगे तो एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, विज्ञान का। हमारे यहां देखिए, हमारे शास्त्रों में शास्त्रार्थ की परंपरा है कि आपके प्रश्न हो, हमारे प्रश्न हो, प्रश्नों का तर्क, प्रश्न तर्क की कसौटी तक कसे जाएं और उन तर्कों की कसौटी पर जब जो खरे उतरे उसको विज्ञान की संज्ञा दे दी जाए। और विस्तार देना चाहे तो न्यूटन से जोड़ दीजिए। न्यूटन ने कहा कि मैंने जो कुछ भी खोजा वो प्रश्नों की खोज है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में विज्ञान का जहां से पैदा हो रहा है, दुनिया में विज्ञान दर्शन के गर्भनाल से होकर आ रहा है और दर्शन का जो केंद्र बिंदु है, जो दर्शन का ऊर्जा पुंज है, वह है प्रश्न। प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की क्षमता, प्रश्न का प्रारूप। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। एक आज का आप लोगों का प्रश्न, हाँ, जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। छूटने का डर क्या, इसके यहां पे क्या समझते हैं आप? छूटने का डर, छूटने का डर का आशय है कि एक ऐसी दुनिया गढ़ ली गई है, एक ऐसी प्रॉक्सी दुनिया गढ़ ली गई है, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर लिया गया है, तो हमें ऐसा डर लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया से दूर हुए तो हम पीछे छूट जाएंगे। छूटने का डर मतलब कि हम कहीं ऐसा तो नहीं, हमने ये काम किया और हमने नहीं बताया तो दुनिया नहीं जान रही है, हमारी इस उपलब्धि को दुनिया ऐसा तो नहीं इग्नोर कर दे रही है, ऐसा तो नहीं कि हमने जो प्रकट करना चाहा वो नहीं हो पाया। एक भ्रम है। आप देखिए कि पता लगा सोशल मीडिया पे 5,000 फॉलोअर्स हैं और व्यक्तिगत जीवन में एक साथी नहीं है। एक ऐसी दुनिया बना ली है जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर नहीं कर पा रही है। आज की जो युवा पीढ़ी है, ब्लू व्हेल गेम आपने सुना होगा, देखा होगा, उसको आभासी दुनिया वास्तविक दुनिया का अंतर ही नहीं पता है। उसे गेम में टास्क मिल रहा है और वो सुसाइड कर ले रहा है, अपने जीवन लीला को समाप्त कर दे रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी
मनोदशा में अपने अपने आप को ले जाकर स्थापित कर दे रहा है। उसे लगता है कि अगर उसने सोशल मीडिया पर प्रकटीकरण नहीं किया, अपनी बातों को नहीं रखा, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया, तो क्या हो रहा है, वो छूट जा रहा है। और उसकी वजह से क्या करता है, वो अपनी उपलब्धता बढ़ा देता है। आप भारत का जो औसत स्क्रीन टाइम हो गया है वो 4.5 घंटे के आसपास। अभी मैं कहीं एक शोध पढ़ रहा था कि 4.5 घंटे लोग औसतन मोबाइल पर दे रहे हैं। अपने जीवन का औसतन 4.5 घंटे अगर आप मोबाइल पर दे रहे हैं तो आप किससे दूर जा रहे हैं, आप समाज से दूर जा रहे हैं, जो आपका वास्तविक समाज है। और आप जब देखेंगे कि जब आपको वास्तव में जीवन में किसी के साथ की आवश्यकता पड़ेगी, किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बिल्कुल अकेले खड़े नजर आएंगे। क्योंकि अभी तक आपने क्या जिया है, आपने आभासी दुनिया जी है, वास्तविक दुनिया का सामना नहीं कर रहे थे। आप क्रांति भी चाहते हैं तो व्हाट्सएप क्रांति चाहते हैं, फेसबुक क्रांति चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं तो वहीं से चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि जब जहां दुनिया ही छलावा है, आभासी है, तो ऐसी आभासी दुनिया में जब आपका वास्तविकता से सामना होगा तो आप अवसाद के शिकार हो जाएंगे। इसको आप लोग और विस्तार दे सकते हैं अपने तरीके से। ये देखिए, छठा, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। आ गई ना, जोड़िए इसको मैकियावेली से। क्योंकि मनुष्य क्या है, उसके अनुसार कि लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। कि भाई टफ टाइम आएगा तो हर कोई आइडियलिस्टिक बातें करेगा, आदर्शवादी बातें करेगा, गरीब होगा, मजलूम होगा, शोषित होगा, वंचित होगा तो आदर्शवाद की बात करेगा। लेकिन ये उसका मूल रूप नहीं है। मैकियावेली हो, हॉब्स हो, क्या कहेगा, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लाइन है नीत्शे की। नीत्शे की एज इट इज लाइन उठा लिया है इसने कि अभाव में, कमजोरी में तो हर व्यक्ति आदर्शवादी है, जब वो सक्षम नहीं है तो आदर्शवादी है। इसको मानस से जोड़िए, रामचरितमानस को कोट करिए यहां पे, को नहीं जगमा अस जगमाही, प्रभुता पाए जेन मद नाही। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे पावर मिले उसके अंदर मद ना आ जाए, जिसके अंदर एरोगेंस ना आ जाए, घमंड ना आ जाए। क्योंकि ताकत क्या है, आपको पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करप्ट। पावर, जब आपके अंदर जितना ज्यादा क्षमता आएगी उतना ही आप सर्वसत्ता अधिकार की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो कह रहा है किसी भी व्यक्ति, नीत्शे का कथन कि किसी भी व्यक्ति के अगर मूल का परीक्षण करना हो, उसके नैतिकता के बारे में जानना हो, उसके चरित्र के बारे में जानना हो, उसके आत्मनियंत्रण के बारे में जानना, उसकी जिम्मेदारी के बारे में जानना हो, तो आप उसे क्या कर दीजिए, एम्पावर्ड कर दीजिए। यदि वो क्षमता, यदि उसके अंदर शक्ति को पचा ले जाने की क्षमता है, यदि उसके पास पावर के बाद भी विजन है, तब वो व्यक्ति, आप उसको सद्गुणी समझिए, तब उसको आदर्शवादी समझिए। वरना दुनिया में जितने भी आप देखेंगे कि आदर्शवाद की बातें हैं वो कमजोर का पर्याय हैं। अमेरिका आदर्शवादी बातें नहीं करता, दुनिया के शक्तिशाली देश आदर्शवादी बातें नहीं करते, वो तो व्यवहारवाद की बातें करते हैं। मैकियावेली कहता है कि शुड बी की बात नहीं होनी चाहिए।
चाहिए की बात नहीं है, इज की बात है, क्योंकि इज पावर की बात है। पावरफुल व्यक्ति इज की बात करेगा, कमजोर व्यक्ति किसकी बात करेगा? ऑट बी की बात करेगा, शुड बी की बात करेगा, चाहिए की बात करेगा। मजबूत व्यक्ति है की बात करेगा कि क्या है वर्तमान। तो आपके किसी व्यक्ति को चरित्र, किसी व्यक्ति की क्षमता, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर देखना हो तो उसको क्या करना है? उसको पावर दे दीजिए, शक्ति प्रदान करके देखिए। नीचे की ये लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। व्यापक परिणाम वाले विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑस्कर वाइल्ड की लाइन है ये, एज इट इज उठाया है। यूपीएससी ने ऑस्कर वाइल्ड की लाइन को एज इट इज उठाया है बेटा। आप देखिए, जोड़िए इसको गांधी जी के नमक सत्याग्रह से जोड़िए। असाधारण परिणाम है दुनिया में उसका। वेब मिलर कहता है कि ऐसी क्रांति, ऐसा आंदोलन हमने जीवन में नहीं देखा था, ना अभी तक कभी हुआ, ना आगे कभी होगा। ये वेब मिलर की लाइन है, जो अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में था। लेकिन नमक बहुत साधारण सी वस्तु, बहुत व्यवहारिक वस्तु, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा है। हमारे यहां तो उसको धर्म में राम रस कहते हैं, नमक को राम रस भी कहते हैं बेटा। कहने का मतलब यह है कि बहुत साधारण सी बात थी, और उसका परिणाम कैसा है? व्यापक परिणाम है। चिपको आंदोलन से जोड़ दो कि भाई पेड़ काटने आए तो हम आपसे लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने पेड़ को चिपक के बचा सकते हैं। आप देखिए, चिपको आंदोलन आज दुनिया के पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी डिबेट में शामिल है। कितना साधारण सी बात थी। मैती आंदोलन पर उससे जोड़िए इसको, क्या है? एक दहेज में एक पौधा, बिटिया जा रही है तो एक पौधा लेके जा, कितनी साधारण सी बात है, लेकिन परिणाम असाधारण है। यहां से लेकर यूरोप तक इसकी इस परंपरा की, इस ट्रेडिशन की चर्चा है। और जोड़ना चाहें तो जैस्मिन रेवोल्यूशन से जोड़िए ना इसको। ट्यूनीसिया में शुरू हुए जैस्मिन रेवोल्यूशन बड़ी साधारण सी बात थी। एक केले की दुकान का विवाद हुआ था, और विस्तार लेते रहते पूरे गल्फ कंट्रीज का आप देखेंगे तो व्यवस्था परिवर्तित हो गई, क्योंकि सरल होना ही कठिन है। सरल होना ही कठिन है बेटा, कठिन होना तो सरल है। क्योंकि प्रकृति का मूल क्या है? प्रकृति का मूल है सरलता। सरल लोग, इसको भी मानस से जोड़िए। निर्मल जनमन मोहि भावा। निर्मल मन मतलब सरल मन, जिसके अंदर छल ना हो, कपट ना हो, द्वेष ना हो, वही किसको प्रिय है? वही ईश्वर को प्रिय है, वही भगवान को प्रिय है, वही समाज को प्रिय है। क्योंकि गुप्त संधियां तो पर्याप्त है विशुद्ध कराने के लिए, गुप्त उष्मा तो पर्याप्त है अंदर तक जलाने के लिए। कहने का अर्थ यह है कि जो आपको आज इतनी सरलता से उपलब्ध हो रहा हो, सरल व्यवस्था हो, सरल व्यवहार हो, सरल लोकाचार हो, तो इसका यह पर्याय नहीं है कि उसका परिणाम भी साधारण ही होगा। ठीक है।
लास्ट देख लेते हैं। गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। मार्क जुगरबर्ग की लाइन, एज इट इज लाइन। किसकी लाइन है? मार्क जुगरबर्ग की एज इट इज लाइन उठाकर यूपीएससी ने रख दिया। आप यदि सही शुरुआत की प्रयास में रहेंगे कि मेरी शुरुआत सही होगी, तो जीवन में कभी भी संभव नहीं है। जीवन में जब मनुष्य ने पहले चलना शुरू किया होगा तो लड़खड़ा के गिरा होगा, तब भी गलत हुआ होगा। मनुष्य ने जब पहली बार बोला होगा तो भी उसकी जुबान फंसी होगी, सही शब्दों का उच्चारण नहीं हुआ होगा। मनुष्य ने जब पहली बार कलम पकड़ा होगा तो भी सही से नहीं पकड़ पाया होगा। लेकिन अगर परफेक्शन के लिए परेशान होता मनुष्य कि मैं परफेक्शन से ही साथ काम करूंगा, सही होगा तो ही करूंगा, तो दुनिया में आज जितने लोग, जितने संप्रदाय, जितने धर्म, जितने दर्शन हैं, अगर ये सही, ये पता होता कि ये सही होगा तभी हम शुरू करेंगे, तो संभव ही नहीं था। यूरोप की सामुद्रिक यात्राएं देखिए, कोई चला कहीं था, पहुंच कहीं गया। जाना कहां था? अमेरिका निकल जा रहे हैं, खोज रहे थे भारत को। आइंस्टीन अपनी 1000 विफलताओं के बाद सफल हो रहा है। असफल कौन नहीं हो रहा है? 6 साल बुद्ध बैठ रहे हैं, 12 साल महावीर बैठ रहे हैं। शुरुआती दौर में असफल नजर नहीं आ रहे हैं आपको? प्लेटो पूरी दुनिया में भटक रहा है, शुरुआत में तो गलत नजर आया होगा, लेकिन क्या सही संभव था अगर गलत ना हुआ होता? सही संभव था ही नहीं अगर शुरुआत में गलत ना हुआ होता। क्योंकि इन्हीं गलतियों से सीख मिलती है, इन्हीं गलतियों के अनुभव से हमने अपनी चंद्रयान की यात्रा शुरू की थी। शुरुआत में 3 बार फेल हुए और लास्ट में देखिए हमारा मिशन सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम ये क्या सोचते हैं कि जब हम परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे, जब परफेक्शन को प्राप्त कर लेंगे तभी हम करेंगे, तो शायद आज भी हम नहीं आज बैठे होते। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पागल इतिहास गढ़ते हैं और जो बुद्धिजीवी होते हैं, तथाकथित अति बुद्धिजीवी होते हैं, वो इतिहास लिखते हैं बैठकर, क्योंकि उनके पास ये श्योरिटी पहले आ जानी चाहिए कि नहीं, ये चीज सही है, इसका परिणाम सही होगा, इसका लाभ सही ही होगा, तभी मैं इसको करूंगा। आप देखिए कोई भी विज्ञान की पूरी यात्रा उठाकर देखिए, वो गलत से ही शुरू हुई होगी। फैराडे खोज कुछ रहे होंगे, मिल जा कुछ रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि गलतियों से ना डरे। ये आपके किसको प्रमोट कर रहा है? एफर्ट को प्रमोट कर रहा है, प्रयास को प्रमोट कर रहा है कि प्रयास ही आप हो, जिस मन से साथ आप प्रयास करोगे उसी रूप में परिवर्तित हो जाओगे। ठीक है? तो गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है, वरना सही के चक्कर में हम बहुत गलत हो जाएंगे। तो हमें गलती करेंगे, चलेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर धावक बन जाएंगे। ठीक है? तो बेटा ये आपके दार्शनिक पक्ष से जो जुड़ा प्रश्न था, इसकी हम लोगों ने एक बड़ी सारगर्भित और बड़ी सीमित चर्चा की है। बाकी इसको हम विस्तार से करेंगे। ठीक है? इसको फॉर्मेटिव वे में इसको प्रारूप बनाकर इसका मैं आपके साथ और भी इसको करूंगा, क्योंकि अभी पेपर आया है और अभी इसकी चर्चा हो रही है, तो और भी इसके आयाम खुलेंगे। ठीक है?